हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम का वर्गीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिगम या लर्निंग के क्षेत्र में हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने लर्निंग का चैप्टर ही उठाया था। वो उसके बाद आज फिर से हम उसी लर्निंग के चैप्टर में जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें अगर आप साइको पढ़ते हो और ब्लूम का क्वेश्चन ना आए, चाहे फिर आपका वो टेट हो या आपका सी टेट हो या आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, आप या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न जरूर आता है ना। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। अब तक के जितने भी पेपर आप उठाकर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जो आपके ये बीएस ब्लूम महोदय थे, इन्होंने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया के तहत, यानी जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम 3 तरह से सीखते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया में 3 तरह से हम लोग सीखते हैं, जिसमें पहला है कि ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। यानी लर्निंग के प्रोसेस में, लर्निंग की प्रक्रिया में 3 तरीके से हम लोग सीखते हैं। इसको आपके मारिया मांटेसरी ने और आपके महात्मा गांधी ने जो कहा है, ये भी उन्होंने जो अपनी शिक्षा योजना दी है उसमें कहा कि बच्चों को 3 तरीके से सिखाइए, तो जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और सीखना वही है, अधिगम वही है जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर दे। तो इसमें एक फार्मूला लगता है, वो होता है HHH का। कौन सा होता है? HHH का, यानी हेड। तो हेड का संबंध किससे होगा? हमारे ज्ञानात्मक पक्ष से। किससे हो गया? ज्ञानात्मक पक्ष से। दूसरा हार्ट, और तीसरा हैंड। यानी बच्चे जो हैं वो 3 हमारे जो सीखने की प्रक्रिया है वो 3 तरीके से होती है। या तो हम मस्तिष्क से, या फिर भावात्मक रूप से हम चीज़ों को सीखते हैं, और या फिर हम करके सीखते हैं, यानी क्रियात्मक रूप से सीखते हैं। या कहा जाए कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है, वो इन तीनों का मिला जुला रूप है, जिसमें ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। क्रियात्मक यानी जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित है या जो हमारी कामेंद्रियों से संबंधित है, जैसे हम अपने हाथों से कोई कार्य करते हैं, अपने पैरों से कोई कार्य करते हैं, तो ये किस में आएगा? क्रियात्मक के। यानी जो भी हम करके सीखते हैं वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। जो हम फील करते हैं, जैसे कोई सामने वाला बंदा जो है वो गुस्सा है, तो उसका जो चेहरा है, चेहरे का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कैसा है, तो ये क्या है? भावात्मक। कि किसी के दुख को, किसी के सुख को, किसी के क्रोध को, किसी के प्रेम को, किसी के घृणा को जब हम महसूस करते हैं तो वो पक्ष कौन सा होता है? वो भावात्मक होता है। और ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वो कौन सा होता है? जिसमें हम चीज़ों को सीखते हैं, जो जिन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे जब हमने जीन पियाजे को पढ़ाया था तो उसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत पढ़ाया था उसमें हमने क्या बताया था? उसमें एक वर्ड आपने सीखा होगा, स्कीमा। मैंने पढ़ाया था उसमें स्कीमा, कि हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड को देखा, या जो मार्कर लिए हूँ मैं इसको देख रही हूँ, या सामने कैमरा है उसको देख रहे हैं, तो इनकी जो पिक्चर है वो हमारे दिमाग में जाती है और वहाँ पर इकट्ठी होती रहती हैं। और उसके बाद इनकी प्रोसेसिंग पूरी होती है कि ये मार्कर है तो कैसे बना है, क्यों बना है, क्या यूज़ है, कैसे इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। ये पूरा जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत होती है। भावात्मक में जहाँ इमोशन होते हैं, जहाँ संवेग होते हैं, जहाँ भाव होते हैं, वो कैसा है? भावात्मक क्षेत्र होता है। और क्रियात्मक क्षेत्र जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोमोटर, ठीक है, या इसको मनोचालक भी कहा जाता है। पहले क्रियात्मक कहा जाता था, अब मनोचालक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। साइकोमोटर, इसके अंदर क्या होगा? जो चीज़ें हम करके सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में
तीनों चीज़ों का प्रभावी होना ज़रूरी है, यानी हमारा पूर्व अनुभव भी हो, हमारा ज्ञान भी हो, ठीक है, साथ में हमारे इमोशन भी हो और उसके साथ में हम क्रिया भी करें। तो अगर हम ये तीनों प्रोसेसिंग के हिसाब से HHH का फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने में, तो क्या होगा, अधिगम स्थायी होगा। यही ये जो वर्गीकरण दिया है, जो टैक्सोनॉमी दी है, ये BS ब्लूम ने दी है, ठीक है, ताकि जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, उसको प्रभावी बनाया जाए, स्थायी बनाया जाए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ये इन्होंने कब दिया था, तो 1956 में दिया था। कब दिया था, 1956 में दिया था। और उसके बाद इसमें एक संशोधन हुआ है। तो संशोधन कब हुआ है, तो 2001 में। कब हुआ है, 2001 में। और किसने किया था, तो कृथवाल और मारिया ने किया था। किसने किया था, कृथवाल और मारिया ने किया था। कब किया था, 2001 में किया था, ठीक है। किस प्रकार करता है, HHH पे करता है, हेड हार्ट एंड हैंड, हेड हार्ट एंड हैंड, HHH का फार्मूला इसमें चलता है। 3 पक्ष हैं इसके। अच्छा, ब्लूम ने जो अधिगम की प्रक्रिया के पक्ष बताए हैं, कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र और तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र। पहले इसको क्रियात्मक कहते थे, वर्तमान में इसको मनोचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोचालक क्षेत्र कहते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉन्गेटिव डोमेन्स, ठीक है, भावात्मक क्षेत्र इफेक्टिव डोमेन्स और क्रियात्मक या मनोचालक क्षेत्र को क्या कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन्स। अच्छा, इन 3 पक्षों में जो आपका भावात्मक क्षेत्र है, इस पर जो कार्य किया था, इस पर जो फोकस किया था, बच्चों के जो इमोशन हैं, बच्चों के जो संवेग हैं, ठीक है, जो उसकी भावनाएं हैं, इस पर जो सबसे अच्छा वर्क किया था वो 1964 में किया था। किसने किया था, कृथवाल और मारिया ने। किसने किया था, कृथवाल और मारिया ने। और जो आपका क्रियात्मक या मनोचालक क्षेत्र है, इसमें जो एक नाम फेमस है वो किसका है, सिम्पसन का है। यानी ये सब क्या है, कृथवाल, मारिया और सिम्पसन, ये लोग ब्लूम के सहयोगी थे। कौन थे, ब्लूम के सहयोगी थे। प्रश्न कैसे बनता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई, तो 1956 में आई। संशोधित कब आई, तो 2001 में आई। इसके कितने पक्ष हैं, तो 3 पक्ष हैं। पहले संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक पक्ष को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो मनोचालक कहा जाता है। पहले क्या कहा जाता, 1956 में क्या कहा जाता था, तो क्रियात्मक कहा जाता था, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन्स। अब इसमें वर्तमान में कहा जाता। किसके कितने चरण हैं, देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण हैं। कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण हैं। भावात्मक पक्ष के 6 चरण हैं। भावात्मक पक्ष के कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। और क्रियात्मक क्षेत्र पक्ष के पहले 5 चरण थे। पहले कितने थे, यहाँ तक थे, स्वाभाविकरण तक पहले 5 चरण थे। और वर्तमान में जब 2001 में इसका संशोधन आया है, तो इसमें कितने चरण हो गए, 6, यानी अब तीनों में 6-6 चरण हो गए। पहले क्रियात्मक पक्ष में 5 चरण थे, अब वर्तमान में 6 चरण हो गए हैं, ठीक है। कब से हो गए, 2001 से हो गए। 1956 में इसमें 5 चरण थे, ठीक है, वर्तमान में 6 ही पढ़े जाते हैं। इन तीनों पक्षों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र से, कॉन्गेटिव डोमेन से, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसका जो सीरियल जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, सही मिलान कीजिए, इस टाइप से आ जाते हैं। या इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए दे देते हैं, वो करिए। या इनमें से कोई एक नाम गायब करके इधर से कोई एक नाम उठा के यहाँ लगा देंगे। तो इनका जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। एक एक नाम को और कौन किस जगह पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र से ही बनते हैं। अब देखते हैं, ओरली हमने रफली देख लिया इसको कि 1956 में आया, संशोधन 2001 में हुआ। किन लोगों ने काम किया, कृथवाल एवं मारिया ने किया और सिम्पसन ने किया, इनके सहयोगी थे, ठीक है। और कितने इसके क्षेत्र हैं, तो 3 हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। और प्रत्येक क्षेत्र के कितने कितने चरण हैं, तो 6-6 चरण हैं। केवल क्रियात्मक क्षेत्र में पहले 5 चरण थे और वर्तमान में 6 चरण हैं। अब देखिए, जो पहला वाला है, सबसे पहला ब्लूम ने क्या कहा कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है,
लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो, अच्छा ये जो वर्गीकरण है इनका, ये किस तरीके से कार्य करता है? सरलता से जटिलता की ओर, सरल से जटिल की ओर कार्य करता है। ये सरल से जटिल की ओर, ठीक है। इन्होंने कहा सीखने की जो प्रक्रिया है वो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। किसने कहा? बीएस ब्लूम ने कहा कि सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, और होती भी है। हम जो भी सीखते हैं वो सरल से हमेशा कठिन की ओर सीखते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहला जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो पहला चरण है वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या होता है कि जब हमारा बर्थ होता है उसके बाद हम जिन जिन चीज़ों को देखते हैं वो सारी क्या होती है? स्कीमा के तहत हमारे मस्तिष्क में चली जाती हैं, यानी उनकी सबकी पिक्चर, जो जो चीज़ें एक बच्चे का जन्म के बाद वो जिन जिन चीज़ों को अपने पर्यावरण में देखता है, अपने परिवेश में देखता है, उन सभी चीज़ों का एक पिक्चर जो होती है वो उसके दिमाग में सेट हो जाती है। क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। किसके तहत? ज्ञान के तहत, ठीक है। जैसे मैंने अपने क्लास में पढ़ाया था, पिछले अपने डीएलएड और बीएड के बच्चों को मैंने ये जो टैक्सोनॉमी पढ़ाई है उसमें मैंने एक उदाहरण भी लिया था कि जैसे एक बच्चा है वो अपने शैशवावस्था में विभिन्न पेड़ पौधों को देखता है, ठीक है, कि उसने आम का पेड़ भी देखा, नीम का पेड़ देखा, या बम्बुल का देखा, या जो भी आसपास जितने भी पेड़ हैं वो सबको देखता है। तो ये प्रथम स्टेप होता है काहे का? ज्ञान का। क्या होता है? प्रथम। इसमें क्या होता है? सभी पेड़ों की पिक्चर उसके दिमाग में पहुंच रही है। अभी यहाँ उसको ये समझ नहीं है, ज्ञान प्रक्रिया के तहत उसे अभी ये ज्ञान नहीं है कि ये पेड़ किसका है, आम का है, नीम का है, बम्बुल का है, किसका है, अभी उसको ये चीज़ का ज्ञान नहीं है, ठीक है। जैसे शुरुआत में वो जब महिलाओं और पुरुषों को देखता तो उसको ये नहीं पता होता कि कौन महिला हमारी कौन होगी, है ना, वो तो धीरे धीरे विकसित होता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उसका जो प्रथम चरण है, संज्ञान का जो प्रथम चरण है वो क्या है? ज्ञान। कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितना भी एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं वो जिन 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 पर उसकी नज़र पड़ती है, वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं और जिस जिस पर उसकी नज़र पड़ती है उन सब चीज़ों का वो स्कीमा के तहत अपने दिमाग में बस केवल क्या होता है? कैच कर ले। जैसे कैमरे का काम क्या होता है कि कहीं भी फ़ोटो देखिए, हम लोग देखते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं और मेमोरी में सेट हो जाती है। वही पहला स्टेप है क्या? ज्ञान का। दूसरा स्टेप क्या है? बोध। बोध मतलब क्या होती है? समझ। क्या होती है? समझ। अब पहले स्टेप में बच्चे ने विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा ज्ञान के तहत। अब बोध के तहत क्या करता है? अब उसके अंदर समझ विकसित होगी। क्या होगी? समझ विकसित होगी कि कौन सा जो पेड़ है वो उसका नाम क्या है, ठीक है, ये आम का है या नीम का है या बम्बुल का है या जिसका भी है, उस पेड़ का नाम, यानी उसके अंदर अब क्या होगा? समझ जनरेट होगी कि हाँ ये इस चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद अगला है अनुप्रयोग या प्रयोग। अब जैसे हो सकता है जो उसने यहाँ पे समझ जब उसके अंदर विकसित हो रही थी तो चीज़ों को वो अभी सही से नहीं समझ पाया होगा, ठीक है, कि नहीं नहीं एग्जैक्ट कि नहीं नहीं ये आम का ही पेड़ है या नहीं नहीं ये उसी का है, बस ये है जानने का प्रयास। अब पहले सिर्फ एक वर्ड उसके पास था कि हाँ ये पौधे हैं या ये पेड़ हैं या ये फूल है या जो भी वस्तु है। अब क्या है कि नहीं, इसमें ये कई सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं, इतनी समझ उसके अंदर जनरेट हो चुकी है। अब तीसरे स्टेप में क्या है? प्रयोग या अनुप्रयोग। अब उसने जो भी सीखा है उसका प्रयोग करेगा। देखिए कैसे, जैसे आप उस बच्चे को लेकर के कहीं रोड से निकल रहे हो या कहीं ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अब वो अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करेगा। देखिए कैसे, जैसे वो निकलेगा तो वो कहेगा ये देखो, बेशक उसे गलत जानकारी हो, ये एक पेड़ है, ये मैं एक सही एग्जाम्पल मेरे को देती हूँ, हकीकत का एग्जाम्पल देते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपनी माँ के साथ बाइक से जा रहा था, है ना, उसने रास्ते में पेड़ देखे तो उसने कहा कि ये आम का पेड़ है ना, ये किसका पेड़? अपनी माँ से पूछा उन्होंने, ये इसका, ये किसका, ये किसका, ये ऐसे पूछे जा रहा था। अब उसने कहा आम के पेड़ पर तो आम लगते हैं, ये तो
एक बेसिक जानकारी हो गई, उसको पता थी। लेकिन वो जितने भी पेड़ देख रहा था उसमें अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग कि नहीं, जैसे अब वो नीम का पेड़ देख रहा, इसमें भी आम लगेंगे, बम्बुल का देख रहा है, इसमें भी आम लगेंगे, इसमें भी आम लगेंगे, या उसको और एक आध वर्ड अगर याद है कि हाँ इस पे जामुन लगेगी या इस पे संतरा लगेगा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो सीखे हुए ज्ञान का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग भी सीखते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ के विषय में बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद उसके विषय में समझ जनरेट करते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को देख लिया, अब उसके विषय में थोड़ा सा तार्किक ज्ञान जनरेट करते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या, है ना। उसके बाद अनुप्रयोग या प्रयोग, अब जो चीज़ हमने सीखी है उसका हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद चौथा चरण है वो काय का है, विश्लेषण का है। काय का है, विश्लेषण का। इस स्थिति पर आने पर क्या है, अब बच्चा विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है कि नहीं ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये गुलाब का पेड़, ये पेड़ है, ये पौधा, ये झाड़ी है, ये। अब वो विश्लेषण करने लगा है। क्या करने लगा है, विश्लेषण करने लगा है, चीज़ों को अलग अलग एग्जैक्ट जानने लगा है। विश्लेषण की प्रक्रिया के तहत क्या होगा कि चीज़ों को एग्जैक्ट जानेगा वो कि ये क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला चरण विश्लेषण में क्या होता है कि चीज़ों को खंड खंड करके जानना क्या होता है, विश्लेषण होता है। पांचवा स्टेप है संश्लेषण का। काय का है, संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, अब विश्लेषण के तहत किसी चीज़ को उसने अलग अलग डिवाइड कर दिया, अब संश्लेषण के तहत चीज़ों को एक साथ जोड़ लेना। यानी बच्चे से अगर कहा जाए कि चलो पौधे पर पूरा, पेड़ पर या पौधे पर निबंध लिखो, तो अब पूरा वो सिस्टम से लिख देगा कि जो पेड़ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, झाड़ियाँ कौन होती हैं, और आपके पौधे कौन होते हैं, बेल कौन होती है, लताएं कौन होती हैं, एग्जैक्ट सब कुछ संश्लेषण में वो क्या कर देगा, पूरा का पूरा पौधों पर एक पूरा निबंध लिख डालेगा, ठीक है। संश्लेषण वो होता है कि खंड खंड किए हुए चीज़ों को जोड़ना और कुछ उसमें थोड़ा सा अपना ऐड कर देना, कोई अपना नई रचना उस चीज़ को से बना देना, ठीक है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। उसके बाद क्या है, मूल्यांकन। अब संश्लेषण के बाद जो सबसे लास्ट होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन, जिसमें ये देखा जाता है कि मैंने अभी तक जो भी सीखा वो सही सीखा या नहीं सीखा, क्या कमियां रही या कितने % हमने अर्न किया सीखे हुए में, ठीक है। तो ये हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र है जिसमें हम कैसे शुरू करते हैं, किसी भी वस्तु को पहले देखते हैं, उसके बाद उसके विषय में अपनी समझ विकसित करते हैं, उसके बाद उस वस्तु का प्रयोग कैसे किया जाएगा ये देखते हैं या उसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद उस वस्तु का विश्लेषण करते हैं यानी उसे खंड खंड करके देखते हैं, उसके बाद उसका संश्लेषण करते हैं, उन खंडों को पुनः जोड़ना संश्लेषण होता है। उसके बाद सबसे लास्ट का जो चरण होता है वो कौन सा होता है, मूल्यांकन होता है। कौन सा होता है, मूल्यांकन होता है। अब एक चीज़ देखना, जो ये जो टैक्सोनॉमी ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र था ये कब दिया गया था, 1956 में दिया गया था, जब इसका रिवाइज्ड आया, जब रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, कब आई, 2001 में आई। तो क्या हुआ कि इसमें ये 2 स्टेप में चेंजमेंट कर दिया गया। यहाँ पे 5वें नंबर पर मूल्यांकन कर दिया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया, मूल्यांकन कर दिया गया, और 6ठे नंबर पर क्या कर दिया गया, यहाँ पे संश्लेषण की जगह उन्होंने रचना शब्द दे दिया। क्या दे दिया, रचना, ठीक है, कि नव निर्माण। रचना मतलब कोई नव निर्माण, नई चीज़ बनाना। जैसे एक बच्चा है, दोबारा देख लेते हैं, एक बच्चा है, उसको आपने कोई खिलौना दिलाया, कोई टॉय किसी भी प्रकार का, मान लो एक कार दिला दी, आपने कार दिला दी, ठीक है। अब उसने कार को देखा, तो ये पहला स्टेप हो गया काय का, ज्ञान का। अब उसके बाद दूसरा होगा समझ। क्या होगा, समझ। अब भाई देखो, जैसे हम कार के विषय में देखें तो कार में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, है ना। अब बच्चा जो है अब इसके विषय में समझने का प्रयास करेगा कि ये जो हमें कार दी गई ये कौन सा मॉडल है, मतलब ये जिप्सी है या नॉर्मल कार है, या इस समय कार के जो मॉडल आ रहे हैं, छोटे छोटे खिलौनों में भी मिल रहे हैं कि लो ये स्कॉर्पियो हुए, ये दुनिया की बवाल है, ठीक है। तो आपने उसको कोई खिलौना दिया, अब उसके विषय में वो समझ जनरेट करेगा कि आखिर ये कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल है। तीसरा क्या है, अनुप्रयोग। अब उस कार को वो चलाएगा बोर्ड पे, जैसे अगर यहाँ पे चलाने के लिए बोल देंगे ना उसको, तो यहाँ बोर्ड पे भी चलाएगा, ज़मीन में भी चलाएगा, थोड़ी देर बाद उसको हवाई जहाज भी बना लेगा। बच्चों को देखा होगा हवाई जहाज भी बना लेते हैं, यानी उड़ने भी लगी। ये जो है वो उसकी कल्पना होती है, इमेज करता है। पानी में भी चलाएगा,
तो क्या कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। उसके बाद विश्लेषण के तहत क्या करेगा, पूरा अपनी गाड़ी का पोस्टमार्टम कर देगा वो, उसके पहिए अलग, स्टीयरिंग अलग, छत अलग, सब अलग अलग कर डालेगा। किसमें, विश्लेषण में, कि आखिर ये कार बनी कैसे, आखिर ये चलती कैसे है, आखिर ये पीछे होती क्यों नहीं है, आखिर ये उड़ती क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसके तहत वो क्या करेगा, क्योंकि बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है ना, तो क्या कर देगा, खंड खंड कर देगा, उसका विश्लेषण कर देगा। ठीक है, कि आखिर ये कैसे कार्य करती है, और अगर ये उड़ क्यों नहीं रही है, देखें इसके अंदर क्या है, कैसे ये उड़ेगी, तो इसके देखने के चक्कर में क्या कर देता है, विश्लेषण कर देता है, उसका पोस्टमार्टम। उसके बाद क्या करता है, अब उसे डर है कि अब तो घर में होगी पिटाई, मम्मी या पापा डांटेंगे, तो अब क्या, या नहीं भी डांटेंगे तो मेरा खिलौना टूट गया, लाओ मैं इसको जोड़ता हूँ। तो अब क्या करेगा वो, संश्लेषण करेगा। अब उन टूटे फूटे पार्टों को उठा करके दोबारा जोड़ने का प्रयास करेगा। उसमें क्या होगा कि हो सकता है कोई पार्ट सही ना भी लगा पाए, उल्टा सीधा लगेगा, स्टीयरिंग कहीं लगेगी, पहिया कहीं लगेगा, लेकिन कुल मिला के क्या होगा, संश्लेषण की क्रिया होगी जिसमें वो निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, निर्माण। एक में विश्लेषण में तोड़ेगा और संश्लेषण में जोड़ेगा। ठीक है, कहीं का कहीं हो सकता है, हमने बताया नहीं कि संश्लेषण मतलब क्या होता है, नव निर्माण होता है। जब वो नव निर्माण कर रहा है, दोबारा बना रहा है, तो कुछ ना कुछ नया उसमें होगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगला है मूल्यांकन। अब देखेगा मेरी गाड़ी सही चल रही है कि नहीं, सही जोड़ पाया कि नहीं जोड़ पाया, नहीं जोड़ पाया तो फिर अपनी माँ के पास जाएगा कि देखो मुझसे सही नहीं जुड़ी है। तो ये इस तरीके से हम लोग सीखते हैं, पहले चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद उसके विषय में समझते हैं, समझ विकसित करते हैं, उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। पुरानी टैक्सोनॉमी जो थी 1956 में जो BS ब्लूम ने दी थी, उसमें ये 6 चरण बताए थे, जो संशोधित होकर आई 2001 में आई। ठीक है, उसमें क्या किया गया, संश्लेषण की जगह पर मूल्यांकन रख दिया गया, और मूल्यांकन की जगह पर संश्लेषण की जगह पर मूल्यांकन रख दिया गया, और मूल्यांकन की जगह पर रचना या नवनिर्माण रख दिया गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले किसी चीज़ को देखा, उसके बाद उसके विषय में समझा, उसके बाद उसका अपने जीवन में प्रयोग किया, उसके बाद उसका विश्लेषण किया, उसके बाद संश्लेषण किया। भाई हमने चीज़ों को खंड खंड करके देख लिया, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया कि भाई ये कौन सी चीज़ है और कहाँ लगाई जाएगी। ठीक है, तो मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद उसको पुनः जोड़ा, नव निर्माण किया। तो नवीन जो टैक्सोनॉमी 2001 में आई थी, उसमें जो रचना या नव निर्माण था उसको सबसे अंतिम रखा गया, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण क्या होता है, रचना या नव निर्माण होता है, जिसमें हम स्वयं कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र हुआ। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, सीरियल इनका आता है लगाने के लिए कि इसका आरोही या अवरोही क्रम आ जाएगा कि किस तरीके से होगा। ये आपको ये मान के चलिए बिल्कुल दिमाग में रट लेना है। मैं रटने के समर्थन में नहीं हूँ, मैं समझने के समर्थन में रहती हूँ। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद भावात्मक क्षेत्र आता है। भावात्मक क्षेत्र का जो पहला चरण है वो क्या है, आग्रहण या ग्रहण। मतलब जब हम इफेक्टिव डोमेन्स के अंतर्गत आते हैं, भावात्मक रूप से जब हम सीखते हैं, तो उसमें सबसे पहले चीज़ क्या होता है, ग्रहण। जैसे कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या करते हैं हम उसका ग्रहण, यहाँ पर अनुकरण भी आ जाता है, अनुकरण। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे हमसे जो बड़े लोग हैं, वो लोग कोई कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको देखकर सीखते हैं, यानी उनकी क्रियाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भावात्मक इफेक्टिव डोमेन्स के अंतर्गत क्या होता है, इसके भी 6 चरण हैं। पहला आग्रहण, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा धारण या विचार, पांचवा संगठन और छठा चारित्रीकरण। ठीक है, पहला आग्रहण या ग्रहण। भावात्मक क्षेत्र जब हम भावात्मक रूप से सीखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम दूसरा जो कार्य कर रहा है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, हम लोगों के अपने माता पिता के या घर अपने भाई बहन जो बड़े हैं उनके जो आचरण होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है उसको देख करके सीखते हैं, अनुकरण करते हैं उसका, या उनके व्यवहार को ग्रहण करते हैं। तो पहला भावात्मक क्षेत्र में पहला चरण कौन सा है, ग्रहण है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अनुक्रिया। अब बच्चे उन्होंने जो हमारा अनुकरण किया है या जो हमसे उन्होंने सीखा है, ग्रहण किया है, उस पर क्या करते हैं, अपनी अनुक्रिया, यानी
जो उन्होंने देखा है उसी तरीके से क्रिया करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने बच्चों को देखा होगा, जो मम्मी कार्य करती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम, लाओ मैं झाड़ू लगा लूँ, या बर्तन कर दें, या सामान इधर उधर रखते हैं, लाओ जो माएँ या बड़े लोग जो कार्य करते हैं वही कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, ये अनुक्रिया है। पहला क्या है, अनुकरण है, हम लोगों से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर अपनी अनुक्रिया करते हैं। तीसरा है अनुमूल्यन। क्या होता है, अनुमूल्यन। अब क्या है, वो जो कार्य कर रहे हैं वो चीज़ें क्या है, धीरे धीरे एक मूल्य, तो जो चीज़ें वो अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उस चीज़ पर क्या करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं। उसके बाद क्या है, अनुमूल्यन करते हैं, यानी एक तरीके से अपना मूल्यांकन कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि वो कैसे मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन तो हम ही लोग करते हैं ना। कि जैसे उन्होंने बड़ों को देख करके पैर छूना शुरू कर दिया, या कोई घर में आया उनको पानी देना, लो पानी पी लो, जैसे हम लोग देते हैं कि भाई कोई बाहर से आया तो लो पानी पी लो, ठीक है। तो वो भी कर रहे हैं, तो हम लोग देखो कितना छोटा बच्चा है, शाबाश, उसको शाबाशी देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, एक तरीके से मूल्यांकन हो जाता है कि हाँ मैं सही कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ। तो उसके अंदर अच्छे, यहाँ पे आपको वैल्यू शब्द मिलता है, मूल्य मिलता है, कि उसके अंदर अच्छे मूल्यों का विकास होने लगता है। क्या होने लगता है, अच्छे मूल्यों का विकास होने लगता है, ठीक है, कि क्योंकि वो हम लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, अच्छे मूल्यों का विकास होने लगता है। उसके बाद क्या है, धारण या विचार। अब जो भी चीज़ वो सीख रहा है उस चीज़ को क्या करने लगता है, धारण करने लगता है। क्या करने लगता है, धारण, यानी अपने दिमाग में सेट करने लगता है कि हाँ ये क्रियाएं जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। जो भी चीज़ वो सीख रहा है उस चीज़ को धारण करने लगता है। उसके बाद अगला है संगठन। धारण या विचार, क्या, अब विचारों का वो संगठन बना लेता है। धीरे धीरे नई नई कार्य जब वो रोज करता है तो वो सारे उसके जाके दिमाग में सेट होने लगते हैं, धारण होने लगते हैं। तो कई सारे विचारों को क्या बन जाता है, संगठन बन जाता है, ठीक है। मस्तिष्क में विचारों का क्या बन जाता है, संगठन बन जाता है। और छठा चरण जो है वो क्या है, चारित्रीकरण। और जब वो संगठन, जो धीरे धीरे विचारों का संगठन होने लगता है, बाद में क्या होता है कि वो हमारे चरित्र में या हमारे स्वभाव में स्थायी रूप से सेट हो जाते हैं, ठीक है, स्थायी रूप से सेट हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चारित्रीकरण, यानी हम अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, चारित्रीकरण कहते हैं। उसके बाद देखिए, जो तीसरा क्षेत्र है वो है क्रियात्मक या मनोचालक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन्स। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब हम क्रियात्मक रूप से सीखते हैं तो उसमें सबसे पहला चरण कौन सा होता है, उत्तेजना या उद्दीपक का। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने सामने किसी खाने की वस्तु को देखते हैं, हमारे सामने कोई खाने की चीज़ रखी है, तो उसके प्रति क्या हमारे अंदर उत्तेजना जनरेट होने लगती है। उत्तेजना क्या है, मान लीजिए उत्तेजना क्या है, भूख, हमारे अंदर भूख जनरेट होने लगती है। अब भोजन क्या है, उद्दीपक हो गया। जब भी हम कोई खाने की चीज़ सामने देखते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर क्या जनरेट होती है, उत्तेजना जनरेट होती है। अब उत्तेजना पहला चरण हो गया। उसके बाद अब उस उत्तेजना को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रियान्वयन, उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, अपनी उस उत्तेजना को शांत करने के लिए उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे। भाई अगर हमें भूख लग रही है तो अब हम ढूंढेंगे कि भोजन कहाँ रखा हुआ है, कैसे हम अपनी भूख मिटाएं, तो कार्य करना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगला जो चरण है वो क्या है, नियंत्रण है। क्या है, नियंत्रण है। अब मान लीजिए हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो जो खाने की चीज़ है वो किसी दूसरे की है, तो हम क्या करें, दूसरे की चीज़ उठा के खा लें, नहीं करेंगे ना ऐसा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपने व्यवहार पर नियंत्रण। क्या करते हैं, व्यवहार पर नियंत्रण। या क्रियात्मक चरण में जो तीसरा चरण है, जब भी हम कोई क्रियाएं करते हैं तो उन क्रियाओं, वो कार्य हमसे गलत ना हो जाए, ठीक है, या वो कार्य किसी दूसरे को गलत ना लगे, तो इसलिए अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। तो तीसरा चरण कौन सा है, नियंत्रण का है। चौथा क्या है, समायोजन का। क्या का है, समायोजन का। अब हम क्या करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति और अपनी उत्तेजना के बीच में क्या कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं कि चलो अगर हमारे पास नहीं है या हम किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेंगे, चलो घर जाके खा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, समायोजन हो गया, जहाँ हमने अपनी भूख और वर्तमान स्थिति के बीच में समायोजन करना सीख लिया। और पांचवा है वो क्या है, स्वाभाविकरण है। क्या है, स्वाभाविकरण। इसी तरीके से अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करते रहते हैं, हमारे सामने परिस्थितियाँ आई और हम उस परिस्थितियों और वातावरण के बीच में सामंजस्य करने लगे,
तो धीरे धीरे क्या है, ये सामंजस्य करना जो है, समायोजन करना हमारे स्वभाव में आ जाता है, स्वाभाविकरण में आ जाता है, यानी हमारा स्वभाव बन जाता है कि अब अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर वो पूरी नहीं हो रही है, कुछ समय लग रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे और स्वाभाविकरण अपने स्वभाव में उस चीज़ को शामिल कर लेते हैं कि चलो अभी नहीं मिली तो घर जाके मैनेज कर लेंगे, आज नहीं मिली कर ले लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, तनाव भी कम होता है ना। और जब हम किसी चीज़ पर डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आदत, ठीक है। जो चीज़ें हमारे स्वभाव में हो जाती हैं वो आगे चलकर का इस आदत में बदल जाती हैं। आदत कब जोड़ा गया है, 2001 में जोड़ा गया, पहले स्वाभाविकरण ही था। तो 6 चरण हैं तीनों में, कितने चरण हैं, 6 चरण हैं तीनों में। आपका संज्ञानात्मक में भी 6 चरण हैं, भावात्मक में भी 6 चरण हैं और क्रियात्मक में भी 6 चरण हैं, ठीक है। ये आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, रटिए नहीं, क्योंकि समझना आवश्यक है। अभी से लेकर अगर आपके अंदर शिक्षक बनने की चाह है, जब तक आप शिक्षक बनने की तैयारी करते रहेंगे तब तक ये जो पैटर्न है, ये जो टॉपिक है, ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। हर परीक्षा में इसके दर्शन आप लोगों को होंगे, तो इसको आप आराम से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, रटिए नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।